Edusalis Education with peace of mind. Hello everyone, my name is Rasika and I welcome you all to Edusalis, that is education with peace of mind. So friends, today I'll be sharing with you 5 most important tips with which you can crack any government exam. अगर आज आपने जो टिप्स हम बताएंगे उसको अप्लाई कर लिया तो आपके लिए ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की टिप्स डिस्कस करते हैं। जो पहली फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है, स्टॉप वॉचिंग डेली करंट अफेयर्स वीडियोस। अब आप सोच रहे होंगे ये मैम ने क्या कह दिया। जी हाँ, बहुत सारे यूट्यूब पे एजुकेशनल चैनल्स हैं जो कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स बनाते हैं और आप लोग उसको बैठ के देखते हो, नोट्स बनाते हो, ठीक है। बट क्या आपने कभी ये सोचा है, अब वो एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, उसका तो काम है आपको कंटेंट प्रोवाइड करना, अपने वॉच आवर्स बढ़ाना। बट अब जब वो 40 मिनट का वीडियो डेली बना रहा है करंट अफेयर्स का, उसमें एटलीस्ट अगर वो 40 न्यूज़ भी कवर कर रहा है तो 30 डेज़ की यानी 1200 न्यूज़ हो जाती है फ्रेंड्स। और अगर आप 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स पकड़ के चलो तो 7200 न्यूज़ हो जाती है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको रिटेन कर सको। अब इससे होता क्या है, जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं और जो अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो सब आपके बैक ऑफ माइंड में मिक्सअप हो जाती है। तो जब एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको लगता है ये मैंने पढ़ा हुआ है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो याद ही नहीं रहता है, क्योंकि वो जम्बल अप हो जाते हैं इतने ज़्यादा न्यूज़ पढ़ने से। इससे बेटर क्या है, आप 15 डेज़ या मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियोस को रेफ़र करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मंथली करंट अफेयर्स या 15 डेज़ करंट अफेयर्स वाले वीडियोस देखते हो तो वो भी हार्डली 1 आवर के अराउंड ही होते हैं, बट उसमें कॉन्सेंट्रेट किया जाता है सिर्फ वही न्यूज़ या वही करंट अफेयर्स लेने की जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डेली में तो क्या है, क्योंकि टीचर को डेली अपलोड करना है तो वो कोई भी फर्जी की 30 न्यूज़ बना के आपके सामने पेश कर देगा, बट वो पॉसिबल ही नहीं है इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स याद करना, ठीक है। तो आपका जनरल अवेयरनेस का जब पेपर आता है तो आपको लगता है सब पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप गेस वर्क करके आते हो क्योंकि आपको एग्जैक्ट आंसर्स याद नहीं रहते। तो यही सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है कि स्टॉप वॉचिंग डेली करंट अफेयर्स एंड फोकस ऑन ईदर 15 डेज एंड मंथली करंट अफेयर्स वीडियो। ओके, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब ये तो आपको सभी लोग बोलते हैं और आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर होते बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी, ये सही बात है। अगर कोई ये बोलता है कि पिछले साल के 10-15 प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो काम हो जाएगा, तो जी नहीं, वो बिल्कुल बकवास बात है। आप सिर्फ प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर पे ही फोकस करिए। क्यों? क्योंकि जो उसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, जो कंटेंट होता है वो चेंज होता रहता है। तो आप प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स पर ही फोकस करिए और उसमें आप क्या देखिए ये कोई आपको नहीं बताता है। सब आपको बोलते हैं बस हाँ 5 साल के 10 साल के पेपर्स लगा लो, ठीक है, बट उसमें आपको एनालाइज क्या करना है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में आपको ये एनालाइज करना है कि जैसे सपोज आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक सेक्शन है, ठीक है, तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिसके या तो क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे हैं या फिर हार्डली 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, जब आप अपनी प्रिपरेशन करोगे तो जिन टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप एकदम स्ट्रेंथन अप कर लो, जिससे उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में कर लो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लगता है और वो उसमें बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। बट अगर आप बैंकिंग के लास्ट 5 to 6 ईयर्स के पेपर्स उठा के देखोगे तो उससे हार्डली ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अगर आप बात करो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, तो ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि इससे डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आते हैं और साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन में भी ये टॉपिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर से आपको ये एनालाइज करना है कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है और कौन से टॉपिक्स पे फोकस नहीं करना है, एंड 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ही सफिशिएंट होते हैं, ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप है रिलेटेड टू मॉक टेस्ट। अब आप सबको पता है मॉक टेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो हम लोग को लगाना होता है, ठीक है। बट
डेली मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाइए, उसमें आप 1-2 घंटे अपना वेस्ट करोगे, ठीक है। अगर सपोज आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाद होने वाला है, ठीक है, तो मॉक टेस्ट को सही लगाने का सही टाइम आपको पता होना चाहिए। जब आपका सिलेबस आधा कंप्लीट हो जाए, मोर देन हाफ, तब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। तो लास्ट 2 मंथ्स आप रखो मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। अब उसमें आपको क्या देखना है, साथ में ये तो आपको पता है कि जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक्स में आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो और कौन से टॉपिक्स पे नहीं। बट उसके साथ आपको क्या देखना है वो भी कोई आपको नहीं बताएगा, वो है प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स। यानी जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हो, सपोज आप अभी IBPS PO का फॉर्म निकला है, सपोज आप IBPS बैंक PO को टारगेट कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर कट ऑफ मत देखिएगा फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो देख के उसको टारगेट बनाता है वो बच्चे अक्सर मार्क खा जाते हैं। तो उसमें भी लास्ट 5 ईयर्स के कट ऑफ देखिए, उनका एवरेज निकालिए और उससे कम से कम आप 10 मार्क्स ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हो, वो टारगेट अपना रखिए मॉक टेस्ट के लिए। ओके तो अगर लास्ट 5 साल का आप प्रीवियस ईयर्स का कट ऑफ का एवरेज अगर निकाल रहे हो 100 में 60% जा रहा है, तो जब आप मॉक टेस्ट लगाने बैठो तो एटलीस्ट आप 68 to 70 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, ऐसा टारगेट रखिए। ये मैंने क्यों बोला, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला है। एक्चुअली मैंने RBI ग्रेड B का एग्जाम दिया था 2019 में, ठीक है, और 2018 में उसका कट ऑफ गया था अराउंड 106 to 108/200। तो मैंने भी कुछ अपना टारगेट सेट किया था अराउंड 112 to 115 कि चलो 4-5 मार्क्स ज़्यादा या कम में आ सकता है। बट उस ईयर उसका कट ऑफ चला गया सीधे 122। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ को बेंचमार्क मान लेते हैं वो बच्चे अक्सर मार खा जाते हैं। तो आप एक एवरेज कट ऑफ का एवरेज निकाल लो और फिर उसके बेसिस पे अपना बेंचमार्क सेट करो और उतने मार्क्स आपको मॉक टेस्ट में एटलीस्ट लाने ही लाने हैं, तब आप जाके इस साल का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है रिलेटेड टू गेस वर्क। अब आप सबको पता है इन एग्जाम्स में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो सभी टीचर्स ये बोलते हैं कि अवॉइड गेस वर्क, ठीक है। बट मेरा ये सजेशन है, डोंट अवॉइड गेस वर्क बट डू अ सिचुएशनल गेस वर्क। यानी देखिए, अब ये गेस वर्क आपको कब करना है कब नहीं करना है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो और सपोज जैसे यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है और आपको पता है अराउंड 60 to 62 मार्क्स के आसपास इसका कट ऑफ जाने वाला है और आप ऑलरेडी 70-75 मार्क्स का पेपर विद 99% एक्यूरेसी के साथ आप कर चुके हो, ठीक है। फिर बाकी बचे 25 क्वेश्चंस, जिसमें कुछ 8-10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको 60-70% थोड़ा मतलब एक्यूरेसी है कि मतलब गेस वर्क आप कर रहे हो कि हाँ चलो ये सही भी हो सकते हैं और सही नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में बिल्कुल भी गेस वर्क मत करिएगा, वो 25 क्वेश्चंस अनमार्क्ड कराइएगा, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने कट ऑफ जितना जाने वाला है उससे अच्छा काफ़ी अपने पेपर कर लिया है, आपका अच्छा गया है, तो बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल आप लीव कर दीजिएगा, उसमें गेस वर्क मत करिएगा। क्योंकि अगर उसमें कोई भी एक क्वेश्चन गलत होगा तो जो आपने क्वेश्चन सही किया है वो भी उसमें नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपके ओवरऑल मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और सिचुएशनल गेस वर्क मैंने कहा, तो गेस वर्क कब करना है, तो फ्रेंड्स गेस वर्क आपको उस केस में करना है जब पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आए या ऐसा मान लीजिए आपके लिए डिफ़िकल्ट आए। यानी अगर आपको पता है हाँ 60 to 65 के बीच में कट ऑफ तो जाना है, बट मैं मोर देन 45% पेपर ही सॉल्व कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सिर्फ 40-45 मार्क्स ही मेरे आ पा रहे हैं, मैंने उतने ही क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। अब उस केस में आपको कहीं पता है कि नहीं आप इस एग्ज़ाम में तो फेल होने वाले हो क्योंकि आप 40 मार्क्स से ज़्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो उस केस में फ्रेंड्स कभी ना कभी लक काम आ जाता है, ठीक है। तो हार्ड वर्क के साथ आपको लक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी ना कभी साथ दे जाता है, तो ये लक आपको कब यूज़ करना है, उस केस में जब आपका पेपर ख़राब हुआ हो, आपको पता है कि आप 40% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहे हो और आप फेल हो जाओगे, उस केस में आप 20 क्वेश्चंस 15-20 क्वेश्चन जितना कट ऑफ उसका जा सकता है तो उतने क्वेश्चंस आप गेस वर्क कराओ, तुक्के लगा के कुछ ऑप्शंस मार्क कराओ, क्योंकि अगर आपका लक अच्छा हुआ तो मे बी वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप पास हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी आप फेल तो हो ही रहे हो। तो ये है
आपकी टिप नंबर 4 की डू अ सिचुएशनल गेस वर्क। और अब बात करते हैं 5th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप की, जो कि लास्ट टिप है, वो है स्टार्ट टीचिंग योर फ्रेंड्स। ये क्यों बोला मैंने? अब आप तो स्टूडेंट हो, सही बात है, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप जो जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो उसको क्या करिए, जो आपके साथ के और फ्रेंड्स हैं उनको बैठा के पढ़ाइए। क्यों? अगर आप एज ए स्टूडेंट नहीं, एज ए टीचर पढ़ाई करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपकी प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम को पास करने की मैक्सिमाइज हो जाएगी। क्योंकि जब आप एज ए टीचर पढ़ते हो तो आपके बैक ऑफ माइंड में ये बात हमेशा रहती है कि सामने वाले स्टूडेंट ने ये डाउट पूछ लिया तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसका आंसर ऐसे क्यों आया। आप कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे सोचने लगते हो, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग आपकी हो जाती है। तो जब आप टीचिंग करना स्टार्ट करते हो ऐसे फ्री में अपने किसी भी फ्रेंड को लेकर कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो, तो क्या होता है, वो सामने वाला फ्रेंड भी आपसे 2-3 क्वेश्चंस और करता है। ठीक है, हो सकता है आप उसका आंसर उस समय नहीं दे पाओ, बट एटलीस्ट आप उसका आंसर ढूंढने की कोशिश तो करोगे, और फिर जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तब आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो मेरी 5th एंड लास्ट टिप यही है कि स्टार्ट टीचिंग योर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। आई होप आपको ये मेरी 5 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट लगी हो और आपके ज़रूर काम आएगी अगर आप इसको अप्लाई करें। बट उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहने के लिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।